happened. When the expenses has not, when the expense has not happened, but we would never record an anticipated gain. नीरज, मेरा ना एक फेवरेट एग्जाम्पल है, हम अगर आप परमिशन दे तो हम आपको यूज़ कर सकते हैं उस एग्जाम्पल के लिए। सच सच बताइएगा, नाम नहीं बताना होगा। कोई पसंद है आपको जीवन में? पसंद नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? पसंद तो हो ही सकती है, आलिया भट्ट ही सही है ना, कोई सेलिब्रिटी क्रश होगी, गैल गैडोट, कोई तो होगी, अश्मिता। अच्छा ठीक है, देखिए पोल बाद में खोल दीजिएगा उस बेचारे का। मतलब मान लीजिए अ पर्सन है ना, आपको लग रहा है कि आपको पसंद है वो। कंजर्वेटिज्म क्या बोल रहा है कि जब आप उनको कुछ बोलने जाएंगे पहले से ही सोच कर जाइए कि थप्पड़ खाएंगे। तो सोचिए आप ए के पास गए है ना, और वो आप बोले सुनिए प्रिय, हमें आप पसंद है। कौन ऐसे कैसे बोलते हैं मैम? फिर आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? अभी नया जमाना में कैसे बोलते हैं? विल यू बी माई बे? हाँ, ऐसा बोलता है क्या? हाँ, ये सब क्या होता है? अच्छा सोचिए हम पुराने जमाने के हैं तो हम पुराने, प्रिय कैसी हो, इच्छा करता हूं कि तुम्हें भी मैं पसंद हूं, और आप सोच कर क्या गए हैं जानते हैं? कि आपको थप्पड़ पड़ेगा। अब सोचिए दो संभावना है, एक थप्पड़ पड़ गया और दूसरा वो बोली प्रिय मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करती हूं जितना तुम मुझे पसंद करते हो। सोचिए अगर आप थप्पड़ पड़ जाता है, आप अब मित्रों को बोलेंगे बोला था ना तेरे को थप्पड़ मारेगी, आप तो पहले से ही सोच कर गए थे, तो वहां दुख नहीं होगा आपको। लेकिन अगर वो हाँ बोल दे तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। उल्टा भी ये मत सोचिएगा कि हाँ बोलकर हाँ मेरा इन्हीं से विवाह होगा, 4-5 बच्चे हो जाएंगे। Do not record the anticipated gain, only record the anticipated loss। क्योंकि बच्चा बोलता है भैया ये सोच कर नहीं जा सकते हैं क्या कि हाँ ही बोलेगी? नहीं, गेन नहीं रिकॉर्ड करना है, नुकसान रिकॉर्ड करना है। होने वाला नुकसान लिख दीजिए, होने वाला फायदा नहीं। क्लियर है सर? क्या ए बोले ना आप लोग? प्रणव इधर ही आता है क्या? अच्छा, कोई और दूसरा बैच में कर रहा आपका शायद। अच्छा, तो उनका कॉमन है क्या? अच्छा, उनका अलग है। अच्छा, हाँ प्रणव बोल के एक बच्चा ज्वाइन तो किया है भाला। नेक्स्ट देखिए, लिखिए कंजर्वेटिज्म तो आप लिख दिए ना। अच्छा, ड्यू एक लाइन ऐड करें इसमें, इट इज ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। इन एमसीक्यू में फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल्स का। इट इज ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज मेजर्ड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी मतलब मार्केट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इज मेजर्ड लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखिए कितना इजी कर दिया। बोल रहा है देखो कॉस्ट 100 रुपया, मार्केट प्राइस 90। कितने पे लेना था विवान? 90 पे। क्लोजिंग स्टॉक 90, कॉस्ट 90, मार्केट प्राइस 110। तो बोला कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बोला किस कॉन्सेप्ट पे? ये नहीं पूछेगा किस पे मेजर करोगे, पूछेगा ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से मेजर कर रहे हो। तो आप बोलेंगे कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट। पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद बहुत छोटा सा पॉइंट है पर जरूरी है कि एक बार बात करते हैं। इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू अक्रूवल, पर अक्रूवल रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शंस पे बात करता है, ये प्रॉफिट पे बात करता है। तो भूमि बहुत बच्चा लोग ना आईएससी इको भी मेरे को ज्वाइन किया है,
और क्या है ना, पहले दे दिया था पैसा। तो मान लीजिए हिमांशी 1600 रुपया दे दी, और इस महीने ना मैंने एक क्लास ही नहीं दी बेचारों को। तो मैंने मैसेज भी किया ग्रुप में कि देखिए 1 मई से चालू हो गया, फट से मैसेज आया, अरे तो मेरा 200 रुपया। हम बोले रिफंड हो जाएगा, या अगले महीने आप दे देना। अक्रूवल के हिसाब से सानवी सोचकर जवाब दीजिएगा, हम हिमांशी से 1600 कमाए हैं कि 1400? देखिए दी वो 1600 है, पर पढ़ी एक भी क्लास इको नहीं है। तो हम कितना कमाए हैं? कमाए हैं एक भी नहीं कमाए। अकाउंट्स नहीं पढ़ाए हैं क्या उसको? ऐसे मत बोलिए। 1400 अकाउंट्स का है, इको अकाउंट्स मिला के 1600 है। तो अकाउंट तो ठीक ठाक पढ़ाए हैं यार, अच्छा क्लास, एक भी क्लास कैंसिल नहीं किया अभी तक तो नहीं। अकाउंट तो पढ़े हैं आप, तो 1400 रुपया तो ठीक ठाक कमा लिए हैं। 200 रुपया क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी है। अरे रख थोड़ी ना लेंगे, बोल रहा प्रॉफिट। अगर जब्त कर ले और बोले जाओ भाड़ में, नहीं देते तुम्हारा 200 रुपया, तब प्रॉफिट बोलते हैं आप। पर हम तो बोले हम वापस कर देंगे। तो फिर पूछ रहे हैं मिला कितना मैम हमको? नहीं मिला 1600, बट मेरा अक्रूवल इनकम कितने का क्रिएट करूं मैं? 1400। नेक्स्ट मंथ हिमांशी बोली भाई आई डोंट हैव टू रिफंड दैट मनी टू मी, आई विल पे 200 लेस। नेक्स्ट मंथ का फीस 2 सब्जेक्ट का 1600 हुआ, वो हमको 1400 दे दी, है ना। वंश इस बार कितना मिला? 1400, पर मैं कमाया कितना? 1600। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज कैश? दोनों सेम नहीं है। मिलना अलग होता है, कमाना अलग होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं, देखिए क्या हुआ, हिमांशी ने बोला भैया 1400 लास्ट मंथ का है, मान लीजिए अप्रैल का, अभी मई चल रहा है, वी टॉक अबाउट मई आ गया। 1400 मई में आपको मैंने दे दिया, मई का, और 1400 ना आप नेक्स्ट मंथ जून का भी ले लें। एक है करंट मंथ का, एक है लास्ट मंथ का, और एक है नेक्स्ट मंथ का। अग्रीड? इसमें मैंने 400 रुपए इस महीने पे किए एज एक्सपेंडिचर्स, बट ये है नहीं इस महीने के, लास्ट महीने के। पर भैया आप इस महीने क्यों दे रहे हैं? लास्ट महीने नहीं दिए थे। तो ये खर्चा कौन से महीने का था? लास्ट मंथ का। पे कब हो रहा है? अभी पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंस नहीं है ये मेरा, पेमेंट है। इस महीने 600 रुपए दिए इस महीने के, और युक्ति को मान लीजिए 300 रुपए एडवांस में दे दिए नेक्स्ट मंथ के खर्चे। प्रॉफिट निकालते समय हमको क्या टोटल करके टोटल माइनस करना चाहिए? अगर हम मंथली निकाल रहे हैं चिराग, कि सिर्फ भैया इस मंथ का वर्सेस इस मंथ का ही देखना चाहिए? If you are taking out profit, should you see past incomes or future incomes, even if you have received them? Not anticipated, sir. It was not anticipated that Himanshi will pay. She has joined and she has paid. There is no anticipation, so don't bring conservatism here. कि भाई आप लिखे ही कैसे? ये नहीं है कि हम एंटिसिपेट किए, दे दी पैसा, हम ये एंटिसिपेट नहीं किए हैं। शी हैज गिवन मी नेक्स्ट मंथ फीस, बट वाइल टेकिंग आउट प्रॉफिट, शुड आई कंसिडर द नेक्स्ट मंथ? Should I consider the last month? Only this month. अब now convert this into a year. So and numbers इसमें आप 6 जीरो और ऐड कर दें। रिलायंस ने 14 करोड़ या 140 करोड़ कमाए पिछले साल, जो मिले उनको इस साल। इस साल के 14,000 करोड़ मिले हैं और कमाए भी इस बार हैं, और नेक्स्ट ईयर के भी 14,000 करोड़ मिल गए हैं जो नेक्स्ट ईयर कमाए जाएंगे। प्रॉफिट देखने के लिए इनकम कौन सी साल की लेनी चाहिए? सिर्फ इस ईयर की। एक्सपेंसेस किस ईयर के लेने चाहिए? लास्ट ईयर, खाली करंट ईयर सर। तभी तो आपका सच्चा प्रॉफिट आएगा। ये मत देखो कैश पेमेंट कितना, कैश रिसीट कितना, एकदम अक्रूवल से मिलता जुलता है। पर अक्रूवल क्या बात करता था? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करता था। ये लोग प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? लिखिए एक बार। मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली करंट ईयर इनकम्स शुड बी मैच्ड। अच्छा, मैं जब क्लास 11 में था ना, मैं मैच नहीं समझा था। बाद में जब मैं समझा, बोल रहा भिड़ाना, समझ रहे हैं?
बोल रहा है इस ईयर का इनकम को इस ईयर का खर्चा से भिड़ाना भाई, प्रॉफिट निकालने के लिए। पास्ट खर्चा को मत भिड़ा देना, फ्यूचर खर्चा को मत भिड़ा देना, इस ईयर का इनकम को इस ईयर के एक्सपेंस से भिड़ाना प्रॉफिट निकालने के लिए। आपका कमाई आप इस साल का देखना चाहते हो ना, प्रॉफिट देखना चाहते हो कि कब का, इस साल का, तो इस साल का इनकम को इस साल के एक्सपेंस से मैच करना। इवन तो पैसा मिल गया हो नहीं मिला हो, इनकम अगर वो इस साल का है, एक्सपेंस अगर वो इस साल का है, करंट ईयर इनकम शुड बी मैच्ड विद करंट ईयर एक्सपेंसेस। क्या लिख रहे हैं बताइए थोड़ा। विथ ओनली करंट ईयर एक्सपेंसेस। सर आपके साथ में तो बुक है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, मैचिंग थोड़ा कंसेप्चुअली डिफिकल्ट है। बोल रहा है इनकम कमाए हो और खर्चा दिए नहीं हो, खर्चा हो गया है, इनकम हो गया है, खर्चा हो गया है, पे किए हो कि नहीं किए हो। ये कॉन्सेप्ट किसका था, अक्रूवल का। आगे पढ़िए ना सर। Revenue recognized and cost incurred to earn that money should be recognized. This is the best example for construction. आपके लिए ये मोस्ट रेलेवेंट है सर। अब सोचिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट चल सकता है रिया। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ वन बिल्डिंग, मेरे तो 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या मेरे सारे प्रोजेक्ट के खर्चों को जोड़ दूं और सारी इनकम को जोड़ दूं कि अगर एक बिल्डिंग का प्रॉफिट देखना चाहता हूं तो खाली उस बिल्डिंग पर जितना खर्चा हुआ है और उस बिल्डिंग से मेरे को कितना प्रॉफिट आया है, वो मेरे को खाली इनकम ऑफ दैट बिल्डिंग माइनस एक्सपेंस ऑफ दैट बिल्डिंग दे पाएगा। ट्रू फॉल्स मैम, आउट ऑफ द 4 बिल्डिंग्स 1 इज लॉस, द अदर आर 3 प्रॉफिट्स। डोंट यू थिंक यू वांट टू नो विच वन इट वाज एट लॉस, और डू यू जस्ट वांट टू नो एग्रीगेट? क्या आपको सिर्फ एग्रीगेट से मतलब है कि टोटल में ना 20 लाख रुपए आया है, कि आप जानना चाहेंगे कि यार इसका वजह से ना 10 लाख का लॉस हुआ है, अगर ये नहीं होता तो 30 लाख का प्रॉफिट था। सोच कर देखिए। बोल रहा है इस साल का पैसा कमाने के लिए आपको खर्चा कितना करना पड़ा, वो आप प्रॉफिट बोलेंगे। नॉट पास्ट, नॉट फ्यूचर। दिस ईयर इनकम, दिस ईयर एक्सपेंसेस। अग्रीड? क्लियर है सर? भूल जाता हूं बार बार जाजू जी का ना सारांश। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। मिस तो नहीं कर दिए ना? नहीं, एक छूट गया है। अच्छा पहले ये मत लिखिए ना, पहले वाला कर दीजिए, लिख दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। अच्छा खासा जगह छोड़िएगा, मतलब आधा पन्ना के आसपास। हाँ बड़ा चीज़ है इसीलिए बोल रहे हैं। डुअल एस्पेक्ट थोड़ा टाइम लगेगा, उसी से अपना अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट होता है। लिखे नहीं है तो और भी बढ़िया है, लिख दिए हैं तो आधा पन्ना छोड़ दें। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो मैं बताइए सर फिर से नाम। श्रेयर्ष कि श्रेयर्ष? एच आता है बीच में? नहीं आता है कोई? अच्छा एच ही नहीं है, श्रेयर्ष। अब श्रेयर्ष जो है आज से 15 साल बाद शादी.com में तो प्रोफाइल बनाते हैं और वो विवाह करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए तब क्या लिंगो होगा हमको नहीं पता, पर वो अपना प्रोफाइल में लिखते हैं वेरी हैंडसम, एनुअल सैलरी इतना वगैरह वगैरह, क्वालिफाइड, इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग, मारवाड़ी स्पीकिंग, सब कुछ बता देते हैं। पर ये बात नहीं बताते हैं भूमि कि ये चरस, गांजा, कोकेन का सेवन करते हैं, ठीक है। इनकी बहुत ही गंदी आदत है कि ये जिनसे भी मिलते हैं पहली मुलाकात में थप्पड़ मारते हैं, चाहे कोई भी हो, है ना। ये बता नहीं रहे हैं ये सब चीज़। आपको क्या लगता है इनका विवाह अगर संपन्न हो जाता है, मतलब दे आर गेटिंग मैरिड मैम, ये अच्छा चीज़ हुआ? क्यों नहीं? आधा चीज़ भैया डिस्क्लोज ही नहीं किया, वही पॉइंट है सर। सोचिए अगर वो डिस्क्लोज कर दे और उनको एक इक्वल लड़की चरस गांजा सेवन करने वाली मिले, वो भी थप्पड़ मारे, क्या राम मिलाया जोड़ी होगा? तब उसमें कोई प्रॉब्लम है हमको बताइए? इज देयर एनी इशू विद दैट? है ना।
तो भैया पॉइंट क्या है, हाउ इज दिस रेलेवेंट, आप श्रेयर्स को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, देखिए क्या होता है ना, अकाउंट्स में, रादर अकाउंटेंसी में, ऑल मटीरियल इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। सो अगर आप कोई ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं, आप कुछ छुपा नहीं सकते, है ना। मेरे को लगता है कि कुछ प्रोफेशंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डॉक्टर से आप अपना कोई बीमारी ना छुपाएं ना, एम्बैरेस होके बच्चा लोग क्या करता है, यहाँ बड़े लोग भी सच्चाई नहीं बताते। लॉयर से यू शुड नेवर हाइड सर्टन थिंग्स फ्रॉम योर डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, है ना। अगर कोई इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट है, चाहे वो जितना भी एम्बैरेसिंग है ना, आपके लॉयर, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, टीचर को ना डिस्क्लोज करना चाहिए आपको। अगर आप हमको ये बताएं ही नहीं कि भैया हमको आप अकाउंट तो पढ़ा रहे हैं, हमको ना 2+2 नहीं आता है, सपोज, आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं आता है, पर अगर हमको कभी बताएं नहीं कि मैथ इज योर इशू, देन आई विल नेवर बी एबल टू वर्क ऑन इट। अकाउंटेंसी इज फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल, दैट इफ यू आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, प्लीज डिस्क्लोज एवरीथिंग, कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये हमारे कुछ खर्चे थे, इतना पैसा खर्चा हुआ, इधर खर्चा हुआ, ये बातें, है ना। एक चीज़ है जो पता नहीं आज का जनरेशन, मतलब आज का जनरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि अब उम्र का बहुत फ़र्क हो गया है, हाँ बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले क्या था ना, जब हम पढ़ाना चालू किए थे तो 2 साल छोटा बच्चा होता था, तो हम फर्स्ट ईयर में थे, बच्चा 11 में था। अभी आपके डबल उम्र के हो गए हैं, यू मस्ट बी 16, आई एम 33। सो उम्र का फासला बढ़ते गया है, इसलिए जनरेशन शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो एक बच्चा फ़ोन करके हमको बोला, 12 का LSA का बच्चा, नाम नहीं ले सकते हैं, सॉरी, नो डिस्क्लोजर कैन बी गिवन रिगार्डिंग दैट, बट वो बोला कि देखिए भैया हम ना ट्यूशन में नहीं हैं, मेरी मम्मी अगर फ़ोन करे तो झूठ बोल दीजिए कि हम ट्यूशन में हैं। तो क्या बोला, हम उसको बोला देखो हम ये काम नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते। इतना घटिया आदमी है, बोलते आप फ़ोन मत उठाइए, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो ये जो आप सोच रहे हैं ना कि हम झूठ कहाँ बोले, हम सच नहीं बताए, ये अकाउंट्स में एप्लीकेबल नहीं है ना। आप मशीन खरीद रहे हैं 1 करोड़ का, लेकिन उसमें आप बोल रहे हैं कि 1 करोड़ का मशीनरी आप मान लीजिए कि टूटा फूटा लिए हैं या सेकेंड हैंड लिए हैं। ये एक पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन आप हाइड नहीं कर सकते। वो लॉजिक मत लगाइएगा हम झूठ कहाँ बोले, हम तो बताए नहीं। एवरी सिंगल अकाउंटिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल का मतलब सिर्फ अमाउंट में नहीं होता है ना। थिंक अबाउट इट मैम, कोई बोल रहा है कि बहुत छोटा अमाउंट है, छोड़ो ना, लिखते नहीं है। क्या नहीं लिखा है जानते हैं? 5,000 रुपया का जुर्माना भरा है, किसके लिए? फ्रॉड के लिए। सोच के देखिए, अमाउंट बहुत छोटा है पर वो फ्रॉड के केस में फंसा है। एज अ इन्वेस्टर वुड यू बी वांटिंग टू ट्रस्ट दैट पर्सन? सोच कर देखिए ना, आप इन्वेस्टर हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस बोल के एक आइटम होता है, मिसलेनियस। आदमी क्या किया, उसमें क्लब कर दिया लीगल फीस को। लीगल फीस किस लिए था? कंपनी ने नकली सामान बनाकर किसी पेशेंट को बीमार कर दिया तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ा उसको। एज एन इन्वेस्टर वुड यू नॉट वांट टू नो दैट इस मिसलेनियस एक्सपेंस में क्या है? अदानी का भी तो यही चक्कर में उसका भी तो शेयर्स पर उसने डिस्क्लोज कर दिया सर। हाँ, पर ही डिस्क्लोज दैट देखो मेरा कोई फ्रॉड नहीं है। पर क्वेश्चन हिंडनबर्ग यही उठाया था कि आपका फुल डिस्क्लोजर क्यों नहीं है? ये जो आपके शेयर्स हैं दूसरे कंपनी में, या आपके रिश्तेदार के हैं, ये आप बताते क्यों नहीं है? बोला लो बता देते हैं। बता दिया, पूरा लिस्ट दे दिया, डिस्क्लोजर वाइज वो सारा चीज़ बता दिया। उसमें और झमेला निकला कि अच्छा आपका भाई क्यों इसमें इन्वेस्टर है, पर वो डिस्क्लोजर पूरा दे दिया है ना। क्वेश्चन यही रेस किया गया दैट व्हाई हैव यू डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग। आप दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, आप ये नहीं बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी आप उसमें रहते हैं, कंपनी के नाम पे घर लेकर मस्त आप उस पे पेंट हाउस में जी रहे हैं, और आप दिखा रहे हैं कंपनी का बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी। पर ये प्रॉपर्टी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था। कर लीजिए ना पर्सनल प्रॉपर्टी, मेंशन कर दीजिए, कोई रोक रहा है आपको लेने से, पर डिस्क्लोजर दीजिए, है ना। मेरी मम्मी भी हमको यही बोलती थी, जब बचपन में हम जब बाहर घूमने जाते थे,
बेटा कहाँ जा रही हो, कब तक वापस आओगे, ये 2 सवाल था। सपोज अब मम्मी को बोले ना मम्मी 10 बजे वापस आएंगे, 10 बजे से पहले एक फ़ोन कॉल नहीं आएगा मेरी मम्मी का, पर 10:01 पर, .10:01 पर देखिएगा वहाँ पे 16 मिस्ड कॉल हो चुका होगा। If you tell where you are going, where you are, what time will you be back, my mom never had a problem with it. It was the times when I didn't say कि भाई कहाँ गए हो ये बता, तो टेंशन रहता है ना, इतना सुंदर लड़का घूमेगा तो दिक्कत तो होगा माँ बाप को, है ना। तब थे हम बहुत, हाँ जेन्युइनली थे, हाँ चलिए अब आप बात उठाए हैं तो फिर दिखाना पड़ेगा, पर आप क्या देख के फायदा यार, हार मान लिए हम। ये देख रहे हैं तो मॉडल से कम है, बाल वाल कलर करके, ये हम हैं, हाँ देखिए हम ही है रे। अब बोलेंगे आप ये नहीं है तो अब कैसे चलेगा। बट पॉइंट क्या है, सिंपल सा बात था कि फुल डिस्क्लोजर दे दो, किन से आप मिलने जा रहे हैं, उनका नाम क्या है, घर का नंबर दे दो। मम्मी अगर हम फ़ोन नहीं उठाते तो वहाँ सीधा मम्मी घर पे फ़ोन मिला देती थी, आपका बेटा मेरा बेटा को बिगाड़ रहा है ना। क्योंकि मेरी मम्मी की नज़र में हम बहुत शरीफ इंसान थे, जो बिगाड़ा मेरा दोस्त लोग बिगाड़ा है। तो मम्मी लोग का नज़र में अपना बच्चा हमेशा सही रहता है, दूसरा वाला ही गलत है। एनीवे लिखिए इसको फटाफट, ऑल पर्टिनेंट एंड मटीरियल इंफॉर्मेशन बोथ इन अमाउंट एंड इन नेचर, both material and pertinent, all pertinent and material information all pertinent and material information whether in amount or in nature whether in amount or in nature should be fully disclosed. हमको पता नहीं अभी वो है कि नहीं सर, एक कंपनी है तारातल्ला में DIC इंडिया लिमिटेड, इंक बनाती है। तो एज एन इन्वेस्टर ना हम सोचे पैसा उसमें लगाते हैं, एक रीज़न था ना तो मैंने नहीं लगाया। अब मेरे को नहीं पता सच था कि झूठ था, तो आप चाहें तो अभी भी गूगल करके दिखाते हैं। अब कंपनी का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। सो व्हाट हैपेंड मैम, उनके वन ऑफ द डायरेक्टर्स के अगेंस्ट ना एक केस चल रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉय। सो एक्चुअली अभी तक प्रूव हुआ नहीं है कि हु इज एट फॉल्ट, बट एज एन इन्वेस्टर आई वुड लाइक टू टेक अ बैक सीट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी लीगल ट्रबल। कौन जीतता है, कौन सही था, कौन गलत था, आई डोंट नो। बट एज एन इन्वेस्टर सोच के देखिएगा चिराग, अभी तक नो डिसीजन हैज बीन मेड, बट येट दे हैड टू डिस्क्लोज कि देयर इज अ केस गोइंग ऑन दैट वी माइट विन और लूज। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट आर यू सपोज टू डिस्क्लोज दिस? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। भैया ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, मोस्ट स्कूल्स में ये पूछा जाता है फर्स्ट टर्म में। दिस काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी इज कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी, a liability that might occur on happening or non happening of an event. मैम जरूरी है कि DIC केस हारेगा? हो सकता है उनको नहीं पेमेंट करना पड़े, पर क्या चांस है कि वो पेमेंट करेंगे? कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो एनी लॉ सूट अगेंस्ट यू, एनी लॉ सूट अगेंस्ट यू, द कंपनी हैज टू डिस्क्लोज दैट। पर भैया वी हैवंट लॉस्ट, हो या ना हो मतलब लॉसूट होना होगा, आप जीते या हारे वो आप उस पर निर्भर नहीं है। करेक्ट, उसके लिए लॉसूट किया गया था। तो डिज्नी की बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे, अब वो कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाता है, रॉन्गफुल टर्मिनेशन के लिए जॉनी डेप ने पैसे मांगे, और जबकि वो केस जीत गए। अब उनका केस और सॉलिड हो गया है। अब आर यू अवेयर एंड अपडेटेड रिगार्डिंग द एम्बर हर्ड एंड जॉनी डेप केस सिनारियो? जीत गए हैं वो अब, है ना।
तो अब जब वो जीत गए हैं तो डिज्नी और अपनी गलती मानेगा और उनको एक लमसम पेमेंट देगा। इवन द हैरी पॉटर फ्रेंचाइज वार्नर ब्रदर जो किया था वो भी उनको कॉम्पनसेट करने का बात कर रहा है। अगर आपको याद हो ग्रिंडलवाल्ड जो थे वो जॉनी डेप थे, लल्लू उठा किसी को उठा के ले आया था ये लोग बिकॉज ऑफ दिस केस, बिकॉज दे वर सेइंग दैट इट ब्रिंग्स अ बैड रेपुटेशन टू बी इन्वॉल्व इन दैट, है ना। इट वॉज अ विक्ट्री फॉर पीपल हु वर सपोर्टिंग जॉनी डेप, क्योंकि हमेशा यही मतलब दर्शाया गया यही है कि इट इज़ द मैन हु इज सप्रेसिंग and it is the man who is exploiting the woman. But thanks to this one iconic case, it was shown mental torture, physical harassment can be done on the opposite gender as well, है ना। तो अगर आप नहीं जानते, हमको लगता है अब आप 11-12 में हैं एंड इफ एवरीथिंग इज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, मेरे को लगता है इस एरा में जहाँ इतना ईजी एक्सेस है ना, सो नीड टू गूगल इट। अगर आपका मन नहीं करता है ना रीड करने का, यूट्यूब पे चले जाओ, यू जस्ट नीड टू लिसन टू अ पॉडकास्ट। लर्निंग करने का ना बहुत ऑप्शन है, सीखने का इच्छा अगर किसी को हो, वो बैठे बैठे घर पे क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग सीख सकता है इफ यू आर इंटरेस्टेड, ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड। जिस सीखने वाले के लिए अगर आप उसके सामने बेस्ट बुक्स भी रख देना, जिसको नहीं सीखना वो नहीं सीखेगा। पर अगर आप इंटरेस्टेड है ना, फट से आप कुछ भी कर सकते हैं आज। यूटिलाइज दिस पावर दैट यू हैव टुडे ऑफ इंटरनेट इन द करेक्ट मैनर। बट एनीवे ये क्लियर है जो हम लोग लिखे हैं अभी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। लास्ट डिस्कशन फॉर द डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। आज स्पेलिंग कुछ गड़बड़ जा रहा है मेरा। ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। आप लोग में से यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिक्स में बहुत बढ़िया था, जो 90 आपको भी बोल रहा है खराब चला गया, है ना। कुछ लोग हैं इधर, सर फिजिक्स में ना मेरा बहुत वीकनेस था, तो हमको बताइए कोई लॉ ऐसा ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमको ना आज समझना है इसका मीनिंग क्या है सर, रियल मीनिंग क्या है इसका, मतलब आसान भाषा में अगर आप हमको समझा पाएँ। बोलिए ना। मान लीजिए किताब को टेबल पे ऐसे रख रहे हैं, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द, अरे सुनिए ना, हाँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुक ऑन द टेबल विल हैव एन ऑपोजिट रिएक्शन व्हिच इज बाय द टेबल। परफेक्ट, है ना। अब अगर आप इसको अकाउंटेंसी में लेकर आए तो सेम एक रूल आता है सर, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। बोल रहा है दी एडिशन by an asset will have an equal and opposite reaction either to another asset in the negative side or the creation of a liability. Every addition, every debit, remember addition का मतलब ही debit है, every addition will create an equivalent subtraction, तभी जाके balance in the universe, not just book, है ना। This is I think one of the biggest contribution Newton has given, that this is how the world is surviving. This is an equilibrium that we have seen, that this is there everywhere. Every action has an equal and opposite reaction. हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव रिएक्शन आएगा और इक्वल रहेगा, है ना। सो हर एक प्लस का पूरे ब्रह्मांड में एक माइनस है। आई डोंट वांट टू गो ऑल स्पिरिचुअल ऑन यू, बट भगवत गीता में भी सेम बात लिखा है ना। हर एक मृत्यु का एक जन्म है एंड वाइस वर्सा एटसेट्रा एटसेट्रा, उस पर ज्ञान में हमको जानना ही नहीं है। पर वही सेम चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वही सेम चीज आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं। एक प्लस एक माइनस क्रिएट करेगा। अगर आपने अपने घर में भगवान किया है, अक्षय तृतीया पे आपने सोना खरीदा है, घर से कैश गया है, कैश नहीं गया है तो कल जाएगा, लाइबिलिटी तो क्रिएट किया है। अगर आप सोना बेच कर आए हैं तो कैश घर में लेकर आए हैं पर सोना घर से निकाले हैं। एक प्लस एक माइनस हमेशा अपने आप को बैलेंस करेगा, हमेशा। एवरी डेबिट एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। तो क्लास में जब ये बता रहे थे ना बोल, तो ये मतलब आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ इट इज एप्लीकेबल टू द यूनिवर्स।
सो एक बच्चा बोला कि अरे भैया नहीं ये ट्रू नहीं है। हम बोले कैसे बताइए, बोला चैरिटी। सो आई रिमाइंडेड देम ऑफ दैट फीबी एपिसोड जो फ्रेंड्स देखे हैं, दैट देयर इज नो सेल्फलेस गुड डीड। आप सपोज चैरिटी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चा एक इनकम ही तो रिसीव कर रहा है। डोंट यू थिंक इन सम वे ही इज लायबल टू यू? कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा कर सकते क्या ज्ञान, वो श्री कृष्ण अर्जुन वाला, कहीं ना कहीं आपके कर्म में अच्छा कर्म जो था वो उसने लिया है एंड ही ओज दैट टू यू। मेरी मम्मी ये बोलती है किसी का ना पैसा नहीं लेने का, अगले जन्म फिर चुकाने आना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट माय मदर हैज टॉट मी। कभी किसी का पैसा मत मारना, क्योंकि अगर आप कभी किसी का पैसा मारते हैं ना, या किसी से उपकार लेते हैं, उपकार मतलब समझते हैं फेवर, वो मेरी मम्मी हमेशा ट्राई करती है रेसिप्रोकेट करने का। क्योंकि अगर आप किसी से लेते हैं ना, इन द यूनिवर्स, द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, यू ओ दैट मनी टू दैट गाय। सपोज हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हम आपसे पैसा ले रहे हैं, हिसाब बराबर है ना, लेकिन रिया का मन क्या, भैया कितने अच्छे हैं, भैया ये लीजिए 5 लाख रुपया। सपोज मन करे तो करना रिया कभी, है ना। अब ये 5 लाख जब हम लेंगे, कहीं ना कहीं हमको लगता है जब तक हम आपको ये 5 लाख नहीं चुकाएंगे, जीवन भर जन्मों जन्मों तक हम आपको खोजते रहेंगे कि हम ये 5 लाख आपको कैसे दें। आई डोंट नो वेदर दैट इज ट्रू, I don't know whether that makes sense. I'm just saying what the scriptures tell us. That whatever you have received, good or bad from someone, होता नहीं, बुरा मत बोलो, कर्म खराब मत करो, what goes around comes back around. जस्टिन टिम्बरलेक का गाना भी है, अगर आप सुने, सेम ही बात है ना। आप इसको इंग्लिश में पकड़ें, गीता पढ़ें, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, सेम चीज है। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट, है ना। एवरी ट्रांजैक्शन मैम विल क्रिएट अ प्लस एंड अ माइनस। दैट इज व्हाट अकाउंटेंसी इज ऑल्सो सेइंग। हेंस द वर्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग। द नेम ऑफ द बुक इफ यू हैव सीन, सर आप लेके, कैन यू जस्ट सी द नेम ऑफ द बुक? अकाउंटेंसी लिखा ही नहीं है, द फर्स्ट टेक्स्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग। वी आर नॉट स्टडिंग अकाउंटेंसी देन, वी आर जस्ट स्टडिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग। किताब का नाम ही यही है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। अग्रीड है? थोड़ा इसको लिखते हैं, क्योंकि इससे यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। कौन बच्चा भी हमको बताया अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया आपका ना? चलिए, तो वो आज स्टार्ट हो जाएगा। लिखिएगा, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। क्लियर है भैया? आप तो बोले लंबा चौड़ा जगह छोड़ने के लिए एक लाइन में हो गया, नहीं अभी बाकी है सर, थोड़ा समझना होगा। उससे पहले हमको ये जानना है, आप लोग में से ऐसा कोई है जिनके घर का आपने नाम रखा है? श्रीनिवास रखा है सर, आपने क्या नाम रखा है? श्री श्याम कुंज। आपको अभी श्री श्याम कुंज बनना है। और घर में आप एंटिटी, वो ट्रांसफॉर्मर देखें करके बन जाता है, अब आप तो घर बन जाइए और आप है श्री श्याम कुंज। श्री श्याम कुंज में जितना भी एसेट है आप बता सकते हैं, उसका मालिक 2 ही है, या तो उनके मम्मी पापा या कोई और। यहां से एक आइकॉनिक इक्वेशन निकलता है विच इज कॉल्ड कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। मैम यहीं से आपका क्लास 9-10 में कुछ बच्चों ने अगर बैलेंस शीट सीखा हो, कॉन्सेप्ट आता है। कैपिटल ओनर की तरफ लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, इंटरनल एक्सटर्नल। यहां पर जितना भी एसेट्स है रिया, कैमरा, 2 AC, वो दोनों कैमरा, स्मार्ट बोर्ड, फर्नीचर, या तो मैंने पैसे डाले हैं या तो HDFC से लोन लेके आया है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल दीज एसेट्स किसके नाम पर है बोल पाएंगे? मेरे नाम पे तो नहीं है वो।